गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड, जिसका क्या नेम है, वर्ण विचार। क्या नेम है जिसका? वर्ण विचार। इस चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ओके। वर्ण विचार। मन में आने वाले भावों को प्रकट करने के लिए हम अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। मन में आने वाले भावों को प्रकट करने के लिए हम अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों को कागज पर हम कुछ चिन्हों के रूप में अंकित कर लेते हैं। किसके रूप में कर लेते हैं? कुछ चिन्हों के रूप में अंकित कर लेते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा, तालाब में कमल खिला। राम द्वारा कहे गए उक्त वाक्य में अनेक ध्वनियाँ प्रकट हुई है। इन्हें हम खंड खंड करके रखें तो इन ध्वनियों का स्वरूप होगा। जैसे तालाब, तय प्लस आ प्लस ले प्लस आ प्लस बै प्लस ए, तो क्या होगा? तालाब। जैसे मैं प्लस ए, मैं प्लस ए। कमल, कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले, तो ये क्या हुआ? कमल। क्या हुआ? कमल। खिला, ख प्लस ई ले प्लस आ, खिला। मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें ही व्रण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? व्रण कहा जाता है। अब क्या देखेंगे हम? व्रण किसको कहते हैं? व्रण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके। भाषा की क्या होती है? वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिनके और खंड नहीं किए जा सके, जिनके और खंड नहीं किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे ए, कै, ख, ग, आदि। ये क्या है? वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे नोट, काला शब्द की दो ध्वनियां है, का प्लस ला। इनके और खंड किए जा सकते हैं, का, कै प्लस आ। ला बराबर ले प्लस आ। इस प्रकार कै आ ले वर्ण है, अतः इनके और खंड नहीं किए जा सके। वर्णों के भेद। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। पहला भेद कौन सा है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। अब हम देखेंगे स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, विघ्न बाधा के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं।
अर्थात स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकली वायु बिना किसी अव्यय से टकराए मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकली वायु बिना किसी अव्यय से टकराए मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है। स्वर वर्ण 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर वर्ण? 11 होते हैं। में फेफड़ों से निकली वायु बिना किसी अव्यय से टकराए मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है? समय कम लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ, री। अगला कौन सा है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगे, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद में कौन सा है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने वाले तथा संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। जैसे ओम। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? मूल स्वर। पहला कौन सा है? मूल स्वर। मूल स्वर कौन से हैं? ए, ई, ऊ। री का प्रयोग तत्सम शब्दों में। और दूसरा कौन सा है? संधि स्वर। संधि स्वर ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। ये किससे बनते हैं? मूल स्वरों के योग से बनते हैं। इन 2 भागों में विभाजित किया गया है। इनको 2 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और दूसरा संधि स्वर।
संधि स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से हैं? ए प्लस ए, आ, ई प्लस ई, बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ, बड़े ऊ। इसके बाद में क्या है? संधि। क्या है ये? क्या है? संधि स्वर के प्रकार है। पहला दीर्घ स्वर और दूसरा कौन सा है? संयुक्त स्वर। ये संधि स्वर तो उत्पत्ति के आधार पर प्रकार है इसका। संधि स्वर का दूसरा प्रकार क्या है? संयुक्त स्वर। इसमें क्या आते हैं? ए प्लस ई, ए प्लस ई क्या होगा? ए। ए प्लस ऊ क्या होगा? ओ। क्या होगा? आ प्लस ए, आई। आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, आओ। ये किसके हैं? संयुक्त स्वर के। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब हमें? व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। किसी भी व्यंजन का उच्चारण तभी किया जा सकता है तब उसमें स्वर मिला हुआ होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली मुख विवर या स्वर तंत्र के किसी भाग से टकराकर घर्षण करते हुए या रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। वर्णमाला में 23 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 23। जैसे क, ख, ग, ये क्या है? व्यंजन ही तो है ना। ये हमने पहले भी पढ़े हैं। इनका उच्चारण स्वर लगाकर ही किया जा सकता है। जैसे क, ख, ग, घ, घ, अड़। तो जब हम इस व्यंजन को बोल रहे हैं तो इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? साथ में स्वर की ध्वनि आ रही है। जैसे ए की ध्वनि आ रही है, क, ख, ग, घ, च, छ, छ। स्वर रहित व्यंजन को उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हलंत चिन्ह। जैसे क, ख, ग, घ आदि। नीचे क्या लगाते हैं? हलंत चिन्ह लगाते हैं। और जब उसमें ए जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? क, ख। ओके। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। क्या पढ़ेंगे? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। किन के आधार पर पढ़ेंगे? प्रयत्नों के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। पहला भेद कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क, वर्ग। कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? एक तो क वर्ग होता है जिसमें क्या आते हैं? क, ख,
गै, घै, अड़ै। अगला कौन सा होता है? चै वर्ग, चै वर्ग। इसमें क्या आते हैं? चै, छै, जै, झै, ये। अगला कौन सा है? टै वर्ग, टै वर्ग, जिसमें टै, ठै, दै, ढै, णै। इसके बाद में तै वर्ग, जिसमें क्या आते हैं? तै, थै, दै, धै, नै। इसके बाद में पै वर्ग, इसमें क्या आते हैं? क्या आते हैं? पै, फै, बै, भै, मै। ये क्या है? प्रियतन के आधार पर व्यंजन का भेद है। इसमें पहला भेद है जो जिसका क्या नेम है? स्पर्श व्यंजन। इसमें क्या आते हैं? एक तो कै वर्ग आता है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग आता है। अगला भेद कौन सा है? प्रियतन के आधार पर व्यंजन का अगला भेद कौन सा है? दूसरा भेद कौन सा है? कौन सा है दूसरा भेद? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? क्या आता है? यै, रै, लै, वै। क्या आता है? यै, रै, लै, वै। अगला कौन सा है? कौन सा है? उत्सम व्यंजन, उत्सम व्यंजन। अगला कौन सा है? उष्म व्यंजन। इसमें क्या आते हैं? सै, 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 है, शै, 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 है। उत्सम व्यंजन में क्या आते हैं? शै, 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 है। अगला कौन सा है? चौथा, अयोग, अयोग व है। इसमें क्या आते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग, तथा विसर्ग। ये किस में आते हैं? अयोग व है। इसके बाद में कौन सा है? आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। इसमें क्या आते हैं? ड़ै और ढै। तो ये क्या है? प्रियतन के आधार पर क्या है? प्रियतन के आधार पर व्यंजन के भेद। अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। वर्ण संयोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हमें वर्ण संयोग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण संयोग के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है उसे वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं।
वर्ण संयोग कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वर्ण संयोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? कौन सा है पहला प्रकार? स्वर और व्यंजन का संयोग। पहला प्रकार कौन सा है? स्वर और व्यंजन का संयोग। स्वर और व्यंजन का संयोग। अगला प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजन और व्यंजन का संयोग। पहला स्वर और व्यंजन का संयोग और दूसरा व्यंजन और व्यंजन का संयोग। अब हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन का संयोग। व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है तो वह स्वर और व्यंजन का संयोग कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है तो वह स्वर और व्यंजन का संयोग कहलाता है। जैसे क प्लस ए, के, क प्लस आ, का। तो ये क्या है? स्वर और व्यंजन का संयोग। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजन का संयोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन और व्यंजन का संयोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन और व्यंजन का संयोग। बहुत से व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है जिसे पाई कहा जाता है। जैसे ये ख है, इसके पीछे खड़ी रेखा क्या है? पाई है। ऐसे व्यंजनों को आगे वाले व्यंजन से मिलाया जाता है तो इस खड़ी रेखा पाई को हटा देते हैं। जैसे जब स्तुति शब्द लिखा जाता है तो स में श के साथ वाली पाई को हटा दिया जाता है तथा इसके साथ त अक्षर लिखा दिया जाता है, अतः नए शब्द बनाते हैं। जैसे स्नान, स्तुति, सम्मान। तो ये पाई हट गई ना इसमें। सत्य, तो इसमें क्या हो गया? पाई रेखा को हटा दिया। इन शब्दों में स, मैं तथा तय के साथ आई हुई पाई को हटा लिया गया है तथा आधा, इनको क्या कर दिया? आधा के साथ अगला अक्षर कर्मश ना, तू, मां, यह मिलकर क्रमश स्नान, स्तुति, सम्मान तथा सत्य बना दिए गए हैं। जिन अक्षरों में पाई नहीं होती है उन्हें जब अगले वाले व्यंजन से मिलाते हैं तो इनमें हलंत लगा दिया जाता है तथा वह उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे विद्यालय, बुद्ध, भद्दा, गद्दा आदि। जब क और ख को अन्य व्यंजनों से मिलाया जाता है तो उसके गुंडी वाले भाग अर्थात क तथा फ हटाकर शेष भाग जोड़ दिया जाता है। जैसे वक्ता, रफ्तार, रक्त, भक्त, हफ्ता। जैसे वक्ता, रफ्तार, रक्त, भक्त, हफ्ता आदि। ये क्या है? व्यंजन से व्यंजन का संयोग। जब र हलंत लगा हुआ र को अगले वर्ण से मिलाया जाता है तो ये आने वाले वर्ण के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे श्रम, वरम, नरम आदि। परंतु र से पूर्व यदि बिना स्वर वाला व्यंजन तो र नीचे लगा दिया जाता है। त्रास्ती में रास
से पहले तय, वक्कर में रह से पहले वह, कै तथा कत्तर में रह से पहले द आया है, तो ये सभी व्यंजन हलंत वाले हैं। अतः रह से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन आता है तो रह उसके नीचे लगा दिया जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है, व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको आपको फिर से अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, शब्दों का निर्माण स्वर तथा व्यंजन के संयोग से होता है। इन स्वरों को स्वर और व्यंजन के आधार पर अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इनको क्या करना, स्वर और व्यंजन को अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो हम इनको रिवाइज करेंगे। तो वर्ण विच्छेद, शब्दों का निर्माण स्वर तथा व्यंजन के संयोग से होता है। इन शब्दों को स्वर और व्यंजन के आधार पर अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय है प्लस ई प्लस मैं प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस ये प्लस ए, तो ये क्या हो गया, इनका वर्ण विच्छेद हो गया। इनको स्वर और व्यंजन को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ओके, तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो आज आप इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अब हम पढ़ेंगे मात्राएं के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मात्राएं। स्वर दो प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं, एक तो स्वतंत्र रूप से तथा दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाकर। आओ आई में स्वरों को स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया गया है, अर्थात इनमें किसी व्यंजन को नहीं मिलाया गया, परंतु जाना, खाना, स्तुति आदि शब्दों में स्वर तथा व्यंजन दोनों को मिलाकर प्रयुक्त किया गया है। स्वरों के इस प्रकार से बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इनकी मात्रा और उसका प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे स्वर, स्वर, ई क्या है, स्वर है। मात्रा, ये क्या है, ई की मात्रा है। प्रयोग, जैसे गिरी, लिखी, नीरी, ये क्या है, ऊ, ये क्या है, ऊ की मात्रा। जैसे गुलदस्ता, गुलदस्ता, लिखूं, ये क्या है, इसका प्रयोग है। तो आपको क्या करना है, मात्राओं का प्रयोग, आपको हर एक मात्रा का प्रयोग, हर एक स्वर की मात्रा का प्रयोग आपको आज अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। किसके बारे में पढ़ेंगे, विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका प्रयोग अक्षर के आगे दो बिंदियां लगाकर किया जाता है, दो बिंदियां लगाकर किया जाता है। जैसे प्राप्त है, अतः है, प्राय आदि। किनके रूप में किया जाता है के रूप में। इनका उच्चारण प्राप्त है, अतः है के रूप में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हलंत चिन्ह के बारे में। हलंत चिन्ह, प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर स्थित है। यदि हम स्वर के बिना अक्षर को बोलेंगे या लिखेंगे तो उस अक्षर के नीचे हलंत रेखा दी जाती है।
हलंत रेखा दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। जैसे कै, बिना ए के लिखेंगे इसको तो क्या होगा कै, ये नीचे क्या लगा हुआ है हलंत। व्यंजन गुच्छ, अगला क्या है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने अक्षर को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने अक्षर को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ये निम्नलिखित रूप है, इनके निम्नलिखित रूप है। पहला रूप कौन सा है व्यंजन गुच्छ का? संयुक्त, संयुक्त गुच्छ, संयुक्त गुच्छ, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन। और दूसरा द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दो असमान व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं। दो असमान व्यंजन संयुक्त होने पर क्या कर लेते हैं? अपना रूप बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कै प्लस शय क्या हो गया? अक्षय। जय प्लस अणय क्या हो गया? ज्ञ। स प्लस र श्रेय, ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। अगला क्या है? द्वित्व व्यंजन। क्या है? द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे बच्चा, जैसे बच्चा, बब्बू, कच्चा, सम्मान आदि। ये क्या है? द्वित्व व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे अन्य आधार पर वर्णों के भेद। अन्य आधार पर वर्णों के भेद। पहला क्या है? स्वर, स्वर तंत्रियों की, स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर, और कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला घोष और दूसरा अघोष। पहला घोष और दूसरा अघोष। घोष जिन वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से टकराकर घोष उत्पन्न करती है, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। प्रत्येक का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे गै, घै, अड़े, जय, झै, ये, डै, ढै, अणे, दै, धै, नै, बै, भै, मैं। ये क्या है? घोष। अंतस्थ व्यंजन यह रह लव है उसमें समरोह अर्थात ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ का घोष प्रियतन है। उसके बाद में हम देखेंगे अघोष के बारे में। जिन वर्णों के
छ, ते, थे, ते, थे, पे, फे और से, और से का एगोज प्रियतन है। अगला क्या है? वायु प्रक्षेप। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वायु प्रक्षेप की दृष्टि से कौन सा है? अलप्राण और महाप्राण। अलप्राण और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा बाहर निकलती है वे अलप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर सभी स्वर अलप्राण है। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा या सांस बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन तथा विसर्ग महाप्राण है। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको इनको रिवीजन में इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके, अगला हम क्या पढ़ेंगे? अगला हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों में जीभ की राह लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित उच्चारण स्थान है। पहला कौन सा है? कंठ, गला। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है उनका उच्चारण स्थान कंठ है। जैसे ए, आ, अंग, कै, खे, गे, घे, एड़े, है। ये क्या है? कंठे वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण कंठे वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कंठे वर्ण कहलाते हैं। अगला कौन सा है? तालु। तालु जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु से स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान तालु है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु से स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। जैसे ई, चे, छे, जे, झे, ये, से। इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अब इनको रिवाइज कर रहे हैं। अगला क्या है? मुर्दा। मुरेदा जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों से ऊपर खुरदरी जगह को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान मुर्दा होगा। जैसे री, ते, ठे, डे, ढे, एणे, रे, से। ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण है। ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण। अगला क्या है? दंत। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। दंत जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत है। जैसे ते, थे,
दे, धे, ने, ले, से। इन्हें क्या कहते हैं? दंते, दंते वर्ण कहते हैं। अगला क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जैसे ऊ, ऊ, पै, फै, बै, भै, मैं। ये क्या है? ओष्ठ। अगला क्या है? नासिका, नासिका। प्रत्येक वर्ग के प्रणामाक्षर के उच्चारण में नासिका की भी सहायता होती है। इन वर्णों को नासिकीय वर्ण कहते हैं। जैसे अणे, ये, अणे, ने, मैं। इनको क्या कहते हैं? नासिकीय। अगला क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का संयोग कंठ और तालु के साथ होता है कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, आई। अगला क्या है? कंठ ओष्ठ, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का संयोग कंठ और ओष्ठ के साथ होता है वे कंठोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। जैसे ओ, आऊ। अगला क्या है? दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का संयोग दंत और ओष्ठ के साथ होता है वे दंतोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। जैसे वै और फै। जैसे वै और फै। वै और फै क्या है? दंतोष्ठीय वर्ण। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने चैप्टर सेकंड का रिवीजन किया, इसको रिवाइज किया। चैप्टर सेकंड का क्या नेम है? वर्ण विचार। क्या नेम है चैप्टर सेकंड का? वर्ण विचार। क्या नेम है? वर्ण विचार। इसका रिवीजन किया तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आपके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।